हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज देखिए हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले 3 हम पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है मानचित्र। इससे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब गोल होता था और इसको घुमाते थे हम पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसमें देखिए सारी चीज़ें दिख जाती थी हमें एक साथ कि कौन सा देश कहाँ पर है। और अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, एक देश के या उस ज़िले के, तो अच्छे से जानकारी लेने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, मानचित्र बनाना पड़ता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आगे देखते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए एक होता है भौतिक मानचित्र, फिजिकल बोलते हैं इसको, फिजिकल मैप। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। देखिए भौतिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर पहाड़ी, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। एक होता है राजनीतिक मैप मानचित्र, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या होता है, देखिए राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, शहर होते हैं, राज्य होते हैं, उनकी बाउंड्री दिखाई जाती है, गांव होते हैं, ये सब दिखाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए थीमेटिक मानचित्र। देखिए ये थीम पर बेस होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र। देखिए ये सड़क मानचित्र जो होगा पूरे देश की या पूरे राज्य की सड़कें होंगी इसमें, तो इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। या वर्षा दर्शानी हो हमें पर्टिकुलर किसी शहर में या किसी राज्य में कहाँ कितनी वर्षा होती है, या वन तथा उद्योग कि कहाँ पर कितने वन हैं ये दर्शाने के लिए, इसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं कि 3 चीज़ें होती हैं मानचित्र में जानने के लिए, जिससे मानचित्र बनाया जाता है जिसको देख के। तो क्या क्या होते हैं ये 3 घटक, एक होता है दूरी और दिशा और प्रतीक। ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है मानचित्र बनाने के लिए या मानचित्र को पढ़ने के लिए। हमें देखिए ज्योग्राफी में जब भी हम पढ़ते हैं मानचित्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मैप को हमें पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो देखिए दूरी कैसे लेते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, दर्शाता है, या ये कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। देखिए मानचित्र में एक दूरी मान लेते हैं, उसको पैमाना कहते हैं
कि हम एक पैमाना बना लेते हैं। जैसे आपने मानचित्र पे लिखा हुआ देखा होगा कि 10 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखिए पेज तो इतना छोटा होता है, तो उस पर इतनी बड़ी चीज़ को दर्शाने के लिए हम दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो उसी के बेस पर सारी चीज़ों की बीच की दूरी मानते हैं। जैसे 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर लिया हमने, तो अगर हम 20 किलोमीटर करेंगे 20 किलोमीटर तो इसका डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर हम इसका आधा करेंगे 5 किलोमीटर तो इसका भी आधा हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर। ये होता है पैमाना। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हो। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। देखिए जब हमें कोई बड़ी चीज़ दिखानी होती है तो हम छोटा पैमाना लेते हैं। अगर हमें छोटी चीज़ दिखानी हो तो हम बड़ा पैमाना ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ को कागज़ पर बहुत छोटा करके दिखाना होगा तभी हम उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो देखिए जो महाद्वीप होते हैं उनको दिखाते हैं जब, या देशों को एक कागज़ पर दिखाते हैं तो हम 500 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर लेते हैं। मतलब कि 100 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तब जाके मानचित्र बन पाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। देखिए जब हम छोटी चीज़ को मानचित्र पर दर्शाते हैं तो हम छोटा पैमाना लेते हैं। जैसे यहाँ लिया था 500 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम गाँव को अगर दर्शाते हैं तो 500 मीटर की दूरी को ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि गाँव बहुत छोटा होता है। महाद्वीप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, गाँव बहुत छोटा होता है, तो हम उसको बड़ा करके दर्शा सकते हैं। आगे देखते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हाँ, तो देखिए बड़े पैमाने पर अगर हम बनाते हैं मानचित्र को तो हम छोटी छोटी चीज़ें भी दर्शा सकते हैं, पास होती हैं वो चीज़ें। जैसे देखिए एक ये मानचित्र दिया है, देखिए एक गांव का मानचित्र है। इसमें देखिए विद्यालय है, ये खेल का मैदान है, ये पेड़ है, और ये देखिए यहाँ पर घर हैं और ये रास्ता जा रहा है, और इधर दुकानें हैं। ये पोस्ट ऑफिस है PO, और ये सामुदायिक केंद्र है, और ये कुआं है। देखिए कुछ ये साइन होते हैं, कुएं का साइन है, ये पेड़ का है, पोस्ट ऑफिस का PO है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दिशा कैसे लेते हैं हम मानचित्र पढ़ते समय, कैसे देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। देखिए मानचित्र में हमेशा ऊपर की साइड उत्तर होता है, उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, और नीचे की साइड उसका अपोजिट में दक्षिण साउथ होता है, नॉर्थ साउथ। और इसके दाहिनी तरफ दाहिनी हाथ पे हमारे पूरब होता है, ईस्ट, और इसके अपोजिट में वेस्ट होता है, पश्चिम, यहाँ पश्चिम होता है। और इनके बीच में जो बनती हैं इन दोनों को लेते हैं। जैसे ये उत्तर और पूरब, तो ये हो जाएगा उत्तर और पूरब, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ से लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो आता है उसी को इस दिशा का नाम दिया जाता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में, ऐसे ही इन दोनों के बीच में, ऐसे लिखते हैं इसका नाम। नेक्स्ट देखते हैं। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ये हमने देख लिया है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए कि दिक् सूचक है, कंपास बोलते हैं इसको। इसमें 2 सुइयां होती हैं हमेशा,
और जब भी हम इसे कहीं पर भी रखें तो ये सुई हमेशा एक उत्तर की तरफ रुकती है जाके और एक दक्षिण की तरफ हमेशा। आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक अभी ऊपर हमने देखा, ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये देखिए, ये है देखिए उत्तर और ये है दक्षिण, हमेशा यहीं रुकती हैं ये सुइयाँ, तो हम इससे भी दिशा का पता लगा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रतीक। देखिए प्रतीक बहुत ज़रूरी होते हैं मैप में, क्योंकि मैप में जब बनाते हैं हम तो थोड़ी जगह होती है, उसमें लिखा नहीं जाता है इतना बड़ा, तो हम प्रतीक बना देते हैं वहाँ पे। देखते हैं, ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं? प्रतीक बोलते हैं इन सब चीज़ों का। आगे, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो देखिए, ये आप कहीं अगर अनजान जगह चले जाएं, अगर आपको वहाँ की भाषा समझ नहीं आती है तो वहाँ पर देखिए मानचित्र बने होते हैं, या आप मानचित्र खरीद सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। तो ये जो होती है, ये प्रतीक जो होते हैं हर जगह पूरे वर्ल्ड में हमारे एक जैसे ही होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है इन पर, हर किसी मैप में इन्हीं का यूज़ होता है। तो देखिए रेलवे लाइन है ये, तो रेलवे लाइन को ऐसे दर्शाया जाता है। रेलवे लाइन दो तरीके की होती हैं, बड़ी लाइन और मीटर लाइन। तो ये बड़ी लाइन को इस तरीके से दर्शाया जाता है और मीटर लाइन को इस तरीके से दर्शाया जाता है, थोड़ी पतली कर दी जाती है। जहाँ रेलवे स्टेशन होता है उसको ऐसे दर्शाया जाता है और वहाँ पर लिखा होता है रेलवे स्टेशन का शॉर्ट RS। अब देखिए सड़कें, पक्की सड़कें कैसी दर्शाई जाती हैं? ऐसे दो लाइनों से, ये दिख रहे हैं, और कच्ची सड़कें दर्शाई जाती हैं डॉट डॉट से, डैश से। नेक्स्ट देखिए सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे मोटी मोटी दर्शाई जाती है और राज्य सीमा थोड़ी पतली और जिला सीमा उससे भी थोड़ी पतली। ऐसे ही देखिए नदी ये दर्शाई जाती है, कुआं एक बड़ा डॉट बना होता है, तालाब ऐसे दर्शाए जाते हैं, नहर ऐसे दर्शाई जाती है और पुल जो होते हैं ये इसका प्रतीक होता है। ऐसे ही मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। देखिए मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है और ये छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस के आगे PO और पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस में PTO और पुलिस स्टेशन को PS से दर्शाते हैं। बस्ती और कब्रिस्तान को, बस्ती ये है और कब्रिस्तान ये है। पेड़ और घास, पेड़ ये हैं और घास ये छोटी छोटी है। तो ये प्रतीक हैं। हाँ, कहाँ से थे ये? देखिए ये ऋण प्रतीक कहे जाते हैं। ऋण का मतलब होता है कि ये पहले से ही चले आ रहे हैं और ये कहीं भी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए इनको ऋण प्रतीक कहा जाता है, कहे जाते हैं। कुछ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं रेखा चित्र।
रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। देखिए रेखा चित्र पैमाना नहीं होता इसका कोई भी। जैसे आप कहीं पर गए हैं और आपको कहीं जाना है और आपका फ्रेंड वहाँ जा चुका है, आपको नहीं पता कि वहाँ कैसे जाना है, तो आपका फ्रेंड बताएगा कि आपको ये रेखा चित्र बनाकर दे सकता है कि यहाँ से जाना है, वहाँ उतरना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। इसका कोई पैमाना नहीं होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए एक होता है खाका। खाका तैयार करना तो किसे कहते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता है। देखिए मानचित्र में किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई नहीं दिखाई जाती। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। जैसे आप मकान बना रहे हैं और उसमें आपको देखना है कि इतने रूम निकालने हैं, इतने लंबाई चौड़ाई के बाथरूम निकालना है, तो इसको खाका कहा जाता है। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। देखिए एक ये देखिए सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र दिखा रखा है। तो देखिए इसमें 3 गांव हैं। ये बसंतपुर है, ये बस्ती है, रेड रेड जो दिखा रखी है ये भी बस्ती है, ये भी बस्ती है, ये पेड़ हैं। और ये देखिए यहाँ पर मस्जिद है, ये रास्ता जा रहा है छोटा डॉट डॉट से, और ये यहाँ मंदिर है। और ये देखिए उत्तर की दिशा दर्शा रहा है और यहाँ पे ऊ लिख रहा है, ये एरो का निशान है। ये देखिए तालाब है यहाँ, और ये नदी जा रही है यहाँ से। और ये क्या है? ये कब्रिस्तान है, ये विद्यालय है। तो आप देख सकते हैं ये पीएस से क्या था? पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन है। तो गाइज़ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अभी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं इनको, और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए थैंक यू।